डियर स्टूडेंट, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके साथ उनके जो मेन सेक्स आर्गन होते हैं उसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कैसे होती है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद किस तरीके से जाइगोट में क्लीवेज के थ्रू पहले मारुला स्टेज बनती है, मारुला के बाद उसमें आगे क्लीवेज जारी रहती है और एक कंडीशन आती है जिसमें एक संरचना बनती है, पहली कैविटी बनती है ब्लास्टोसील, और इस तरीके का जो एम्ब्रियो बनता है उसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ब्लास्टुलेशन, मारुलेशन के बाद ब्लास्टुलेशन, यहाँ तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हम लोगों का टॉपिक है उस टॉपिक में हम कैसे ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है अर्थात जो ब्लास्टुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियो है वो कैसे ग्लैस्टुला में परिवर्तित होती है अर्थात गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। गैस्ट्रुलेशन के साथ जो गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में ह्यूमन के केस में 3 जर्म लेयर बनती हैं, इक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म, वो आगे चल करके किस किस अंग का फॉर्मेशन करती हैं, कौन कौन से सिस्टम जो होते हैं शरीर के इनसे डेवलप होते हैं अर्थात फेट ऑफ जर्म लेयर का अध्ययन होगा। और लास्ट में हम लोग आज इसी के साथ बच्चे का जन्म कैसे होता है उसका भी अध्ययन करेंगे। जब ह्यूमन के केस में जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अर्थात जो ध्यान रखिएगा स्पर्म और ओवम, क्या है स्पर्म और ओवम, जब स्पर्म और ओवम आपस में जोड़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की क्रिया फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म और ओवम जब संयुक्त हो जाते हैं तो एक संरचना बनती है जाइगोट। इसी जाइगोट में जब क्लीवेज होता है तो क्लीवेज के थ्रू पहले 2 सेल, फिर 4, फिर 8 से 16, 8 और 16 सेल की स्टेज जब होती है तो उसको हम लोग कहते हैं मारुला स्टेज। मारुला स्टेज में जो ब्लास्टोमियर होते हैं, क्योंकि क्लीवेज की प्रक्रिया से जो भी सेल्स बनती हैं उनको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो ब्लास्टोमियर में डिफरेंशिएशन आता है और डिफरेंशिएशन होने पर ये देखिए सबसे बाहर की तरफ कोशिकाओं का एक लेयर बनता है, इकहरा लेयर है जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। अंदर एक कैविटी बनती है जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं और फिर कोशिकाओं का कुछ समूह जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जिसे हम इनर सेल मास कहते हैं। इस प्रकार की संरचना जो बनती है इसी को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं और यही स्टेज ब्लास्टुला कहलाती है। ह्यूमन के केस में इसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, अन्य में इसे ब्लास्टुला कहा जाता है। तो ब्लास्टोसील कैविटी बन गई, इनर सेल मास। अब ये जो इनर सेल मास है ये आगे चल करके एम्ब्रियो का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एम्ब्रियो का निर्माण करता है। यही आगे चल करके एम्ब्रियो का निर्माण करता है और इसी स्टेज में अर्थात जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो जो ये ब्लास्टोसिस्ट है ये जा करके यूट्रस की इंडोमेट्रियम से प्लेसेंटा बनाते हुए अटैच होता है जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन की क्रिया में हेल्प करता है ट्रोफोब्लास्ट। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इससे कोरियोनिक विलाई डेवलप करते हैं, प्लेसेंटल कोरियोनिक विलाई डेवलप करते हैं और फिर जो यूट्रस की भित्ति है उसके बीच में एक प्रकार का एसोसिएशन होता है जिससे प्लेसेंटा डेवलप होता है। तो प्लेसेंटा जब बन जाता है तो ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो जा करके माता के यूट्रस की भित्ति से अटैच हो जाता है जिसे आप इम्प्लांटेशन कहते हैं।
इम्प्लांटेशन होने के बाद गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब इस गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में होता क्या है, यहीं पर आप लोग ध्यान दीजिए। जो गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया है उसमें जो ये इनर सेल मास है, क्या है, इनर सेल मास। इनर सेल मास से दो क्रिया के थ्रू, एक कोशिकीय विभेदीकरण और दूसरा सेलुलर मूवमेंट, जिसे हम मॉर्फोजेनिक मूवमेंट भी कहते हैं। तो ये इनर सेल मास जो अनडिफरेंशिएटेड है, अभी स्टेम सेल की तरह कार्य कर रही है, ये इसकी कोशिकाओं में डिफरेंशिएशन होने लगता है, अर्थात ये कोशिकाओं का विभेदीकरण उनके कार्यों के अनुसार होने लगता है। और साथ साथ यहाँ की जो सेल हैं वो मूव करके अरेंज होती हैं। तो जब मूव करके अरेंज होती हैं तो ये इनर सेल मास, ध्यान रखिएगा, ये इनर सेल मास क्या होता है, दो रो में व्यवस्थित होता है। इनर सेल मास की कुछ कोशिकाएं ऊपर की तरफ व्यवस्थित हो रही हैं, ये जो ऊपर की तरफ कोशिकाएं व्यवस्थित हो रही हैं इन्हें हम एपीब्लास्ट कहेंगे। और जो इनर सेल मास की कोशिकाएं ब्लास्टोसील कैविटी की तरफ एक रो में व्यवस्थित हो रही हैं, इनको हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे, हाइपोब्लास्ट। अब इस प्रकार से इनर सेल मास की कोशिकाओं के सेल मूवमेंट और सेल डिफरेंशिएशन जब होता है तो इसमें आप देखें जो ट्रोफोब्लास्ट, बाहर की लेयर है, तो इस ट्रोफोब्लास्ट और ईपीब्लास्ट के बीच में एक कैविटी का डेवलपमेंट होता है। इस कैविटी को हम लोग एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। ये दूसरी कैविटी बनती है, ध्यान रखिएगा। पहली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब ह्यूमन का एम्ब्रियो डेवलप होता है तो जो पहली कैविटी बनती है वो ब्लास्टोसील बनती है, और इसके बाद जो दूसरी कैविटी बनती है वो एमनियोटिक कैविटी बनती है। ये एमनियोटिक कैविटी कहाँ बन रही है, ईपीब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में एक कैविटी बनती है जिसे हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। एमनियोटिक कैविटी में एक तरल भरा रहता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, और इस एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ सेल्स रहती हैं जिसे हम एमनियोटिक सेल्स कहते हैं। यहाँ पे सेल्स रहती हैं। इस एमनियोटिक कैविटी का फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। यह डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को बाह्याघात अर्थात शॉक से बचाता है, बाह्याघातों से सुरक्षा करता है, उनको डेसिकेशन से बचाता है, सूखने से बचाता है। इसके साथ साथ ये टेम्परेचर आदि को भी मेंटेन करता है। तो ये कैविटी जो एमनियोटिक कैविटी बन रही है, इसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं जो कि स्टेम सेल्स रहती हैं, उनको बाहर निकाल करके जांच भी किया जाता है जिसे एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, जो इनर सेल मास है ये मूव करके और डिफरेंशिएट होकर के दो लेयर बनाया है। एक लेयर जो कि ऊपर की तरफ बनी है, एमनियोटिक कैविटी की तरफ है, उसे हम एपीब्लास्ट कर रहे हैं, और जो ब्लास्टोसील कैविटी की तरफ बना है उसे हम हाइपोब्लास्ट कर रहे हैं। अब ये ईपीब्लास्ट जो होता है ये आगे डिफरेंशिएट होकर के क्या बनाता है, इक्टोडर्म। क्या बना लेगा, इक्टोडर्म बना लेता है। और जो हाइपोब्लास्ट है, अगर उसको आप देखें तो हाइपोब्लास्ट की जो सेल है ये डिफरेंशिएट होती है और मूव करती है, तो जो ब्लास्टोसील है उसके अंदर की तरफ एक लाइनिंग बनाती है। ब्लास्टोसील कैविटी के चारों तरफ एक घेरा बना लेती है। इसी को हम लोग कहते हैं इंडोडर्म। क्या बोलते हैं, इंडोडर्म। तो हाइपोब्लास्ट चेंज हो जाती है इंडोडर्म में। और अब ध्यान दीजिएगा, जो ये ब्लास्टोसील कैविटी है, जब ये इंडोडर्म से क्या हो जाती है, चारों तरफ से घिर जाती है, तब इसको, इस कैविटी का नाम बदल करके हो जाता है प्राइमरी यॉर्क सैक। क्या हो जाता है, प्राइमरी यॉर्क सैक। और यही आगे चल करके और छोटी होती जाती है, और इसी के द्वारा फीटल लाइफ में ब्लड का फॉर्मेशन किया जाता है। जो फीटल लाइफ है उस फीटल लाइफ में ब्लड का फॉर्मेशन प्राइमरी यॉर्क सैक के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से ईपीब्लास्ट इक्टोडर्म बना लेता है,
हाइपोब्लास्ट इंडोडर्म बना लेता है। ब्लास्टोसील कैविटी आपको बताया गया ये प्राइमरी यौगिक के रूप में बदल जाती है। तो जब ये डिफरेंशिएशन होता है तो ध्यान देना यहाँ पे कुछ एक पोर रहता है। ब्लास्टोसील कैविटी जो होती है वो यहाँ पे खुलती है, ऐसे हल्का सा एक पोर रहेगा। उस पोर को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोपोर। क्या कहते हैं? ब्लास्टोपोर कहते हैं। तो जब इंडोडर्म इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे आ जाता है तो यहाँ पर ठीक है थोड़ा सा गैप क्रिएट होता है और उस गैप के कारण से यहाँ पे एक पोर बनता है जिससे हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। अब ये जो ब्लास्टोपोर बनता है, अब आपको पढ़ाया गया होगा प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। जो ड्यूटेरोस्टोम होते हैं उनमें ये ब्लास्टोपोर जो होता है एनस बनाता है और माउथ इनका बाद में बनता है। ड्यूटेरोस्टोम आप जानते हैं कौन कौन होते हैं? एक इकाइनोडर्मेट है, दूसरा हेमिकार्डेट है और तीसरा कार्डेट है। ये तीन जो फाइलम हैं इसके सदस्य ड्यूटेरोस्टोमी होते हैं। तो इनमें एनस पहले बनता है ब्लास्टोपोर से और माउथ बाद में बनता है, इसी कारण से इनको ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं। और जो प्रोटोस्टोम होंगे उनसे ये जो ब्लास्टोपोर यहाँ पे बनेगा, उस ब्लास्टोपोर से पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है, एनस का फॉर्मेशन उनमें इसके बाद किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, जो इक्टोडर्म और मेजो इंडोडर्म बने हैं इनसे कुछ कोशिकाएं सेपरेट होती हैं और इनके बीच में आ जाती हैं और फिर आगे चल करके ये अरेंज होती हैं। अरेंज होने के बाद ये बना लेती हैं मेजोडर्म। तो इस प्रकार से ब्लास्टुला से गैस्टुला अवस्था का बनना ही क्या कहलाता है? गैस्टुलेशन कहलाता है। तो गैस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें वो प्राथमिक 3 जनन लेयर ह्यूमन के केस में बनती हैं जिन्हें हम इक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म कहते हैं। तो जब ये तीनों लेयर बन जाती हैं तो इसी के साथ गैस्टुलेशन की प्रक्रिया जो होती है वो रुक जाती है और फिर यहाँ पे अब ऑर्गेनोजेनेसिस प्रारंभ होती है। इक्टोडर्म की जो सेल्स हैं उनमें अंग निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी और इसी के साथ मेजोडर्म में भी और इंडोडर्म में भी जो सेल हैं उसी सेल में क्या होगा? उस सेल में डिफरेंशिएशन होगा और ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया प्रारंभ होगी, अंग निर्माण की क्रिया शुरू हो जाएगी। जब अंग निर्माण की क्रिया शुरू हो जाएगी तो इनसे अंग बनेंगे। अब इक्टोडर्म का क्या भविष्य है? इक्टोडर्म क्या बनाएगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इक्टोडर्म से जनरली शरीर का जो सबसे बाहरी अंग होते हैं वो बनाए जाते हैं। उसमें जैसे हमारे त्वचा का एपिडर्मिस है, त्वचा का एपिडर्मिस इक्टोडर्म से बनता है। इसी प्रकार से हमारे जो नेल हैं, हेयर हैं, इनका निर्माण होता है। पीनियल ग्लैंड का निर्माण इक्टोडर्म से होता है। पीयूष ग्रंथि का होता है। आपका जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, अन्य तंत्रिकाएं हैं, उन सब का निर्माण जो होता है इक्टोडर्म करता है। यहीं पर याद रखिएगा आइरिस, मसल्स ऑफ आइरिस, मसल्स ऑफ आइरिस, आइरिस की जो मसल्स होती है, हमारे आँखों में जो एक आइरिस होता है, उस आइरिस की जो मसल्स है, जो मांसपेशी है, वो इक्टोडर्म से बनती है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में कोई भी मांसपेशी इक्टोडर्म से नहीं बनती। केवल और केवल जो होता है आइरिस की मसल्स जो होती है वो इक्टोडर्म से बनती है। अब मेजोडर्म जो कि मध्य में है, ये मेजोडर्म के द्वारा हमारे शरीर की जो संयोजी ऊतक हैं उनका निर्माण होता है। किसका? संयोजी ऊतक का। संयोजी ऊतक में जैसे हमारे शरीर में अस्थियां जो हैं, बोन, उपास्थियां अर्थात कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट्स, ब्लड, इन सब का, और साथ साथ जो मांसपेशियां हैं, आइरिस मसल्स को छोड़ करके शरीर की जितनी मसल्स हैं सबका निर्माण मेजोडर्म ही करता है। इस मेजोडर्म से वर्जनेट होने वाले में संयोजी ऊतक प्रमुख हैं। इंडोडर्म से हमारे शरीर के
अधिकांश विसरल आर्गन बने होते हैं। विसरल आर्गन में जैसे हमारा लंग्स बना होता है, हमारी थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, इन सब का निर्माण एंडोडर्म से किया जाता है। तो इस प्रकार से ये इक्टोडर्म, मेसोडर्म और जो एंडोडर्म है, इन्हीं 3 प्राथमिक जनन लेयर में जब ऑर्गेनोजेनेसिस होती है तो उसी ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया से सभी अंगों का निर्माण होता है और फीटल लाइफ में यही 3 जनन लेयर विभिन्न अंगों का निर्माण करके एक शिशु का डेवलपमेंट जो होता है वो माता के उम्ब के अंदर अर्थात गर्भाशय के अंदर करते हैं। मनुष्य में अब ये जो पार्चुरेशन की क्रिया है कैसे होती है, तो ये न्यूरो और न्यूरो के साथ साथ ये कुछ रासायनिक हार्मोन जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, उसके कंट्रोल में ये क्रिया की जाती है। तो ध्यान देना कि ये पार्चुरेशन अर्थात बच्चे का जन्म कैसे होता है। तो आप सभी जानते हैं मनुष्य में जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है, जो प्रेगनेंसी काल है, वो 9 मंथ का होता है। इस 9 मंथ में सबसे पहले जो फीटल लाइफ में जो अंग सबसे पहले डेवलप होता है वो 1 मंथ की प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो सबसे पहले हार्ट का डेवलपमेंट होता है। फीटल लाइफ में अगर स्टेथोस्कोप से देखा जाए या सुना जाए तो जो बेबी यहाँ पे डेवलप हो रहा है उसके हार्ट की साउंड रिसीव की जा सकती है, उसको सुनी जा सकती है। जब दूसरे मंथ का फीटस हो जाता है, 2 मंथ कंप्लीट हो जाता है प्रेगनेंसी का, तो उस समय इसके लिम्ब बन जाते हैं। जो फीटस होता है उसके लिम्ब का मतलब जो लेग है, जो हैंड है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है। और जब 3rd मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है, 3rd मंथ तक, तब इसके सभी अंग जो होते हैं, मतलब जितने भी मेजर सिस्टम होते हैं शरीर में, वो सभी मेजर सिस्टम जो होते हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं। 5 मंथ पर हेयर का विकास हो जाता है और लिम्ब में मूवमेंट आता है। जब लिम्ब में मूवमेंट आता है तब जा कर के बेबी बम्प महसूस होता है। तो लगभग 5 मंथ के समाप्ति पर ये जो बेबी बम्प है वो महसूस होने लगता है। और फिर आगे का डेवलपमेंट होता रहता है। जैसे ही गैस्ट्रेशन पीरियड समाप्त होता है, बच्चे का जन्म होने वाला होता है, तो उस समय एक ध्यान देना, जो ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा और ये जो फीटस है, क्या है फीटस, तो फीटस और प्लेसेंटा के कारण से माता का जो यूट्राइन वाल होता है, उस यूट्राइन वाल पर एक खिंचाव उत्पन्न होता है और उस खिंचाव के कारण से यहाँ पे पेन उत्पन्न होता है। लेबर पेन जनरेट होती है फीटल रिफ्लेक्स इंडेक्स के कारण से। ये जनरेट जब होती है तो यहाँ पर जो यूट्रस की वाल में पेन रिसेप्टर होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, अर्थात उद्दीपित हो जाते हैं। उद्दीपित होते ही ये उसके मैसेज को ब्रेन तक भेज देते हैं, जिससे हमारा हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाता है। और जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है तो वो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करता है। वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब सिक्रीट होकर के आता है तो आने के बाद जो ये यूट्रस की मांसपेशियां हैं, जिसमें मायोमेट्रियम सबसे ज़्यादा होती है, तो मायोमेट्रियम की जो पेशियां होती हैं उनको इतना अधिक कंट्रैक्ट कराता है, इतना अधिक उनको संकुचित कराने लगता है कि उसी संकुचन के प्रभाव से लेबर पेन जो होता है बढ़ता चला जाता है। तो बार बार यूट्रस की मसल्स जो होती है वो कंट्रैक्ट करती हैं, संकुचित होती हैं और संकुचित होकर के इस फीटस को बाहर की तरफ निकालने के लिए प्रयास करती हैं।
और इसी प्रयास में क्या होता है, जो अम्बिलिकल कार्ड होता है, ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा और फीटस, इसके बीच में एक कार्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं। इसी अम्बिलिकल कार्ड जो होता, ये जो अम्बिलिकल कार्ड है, ये यूट्रस की मांसपेशियों में कंट्रैक्शन के कारण से ये टूट जाता है। क्या होगा? टूट जाता है। जैसे ही ये अम्बिलिकल कार्ड टूटता है तो फीटस जो होता है वो माता के उम्र में, अर्थात जो यूट्रस होता है उसमें नीचे की तरफ आता है, सर्विक्स की तरफ आता है। सर्विक्स हम सभी जानते हैं कि यूट्रस का जो सबसे नैरोवर पार्ट होता है, सकरा पार्ट होता है। तो जैसे ही अम्बिलिकल कार्ड टूटता है तो ये फीटस नीचे की तरफ खिसकता है और आ करके यहाँ पे सर्विक्स पर टच करता है। जब सर्विक्स पे आ जाता है तो सर्विक्स के जो रिसेप्टर हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, इनसे मैसेज ब्रेन को भेजा जाता है। यहाँ पे फिर से एक हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाया जाता है जो कि प्लेसेंटा के थ्रू भी आता है और हमारे हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में पिट्यूटरी से भी आता है, जिसे हम रिलैक्सिन कहते हैं। तो ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो यहाँ पे भेजा जाता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे एक संरचना होती है प्यूबिस सिम्फाइसिस। प्यूबिस सिम्फाइसिस जो होता है वो लचकदार हो जाता है, लचीला हो जाता है, और ये जो सर्वाइकल कैनाल है वो थोड़ा वाइड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। जब सर्वाइकल कैनाल चौड़ी हो जाती है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो म्यूकस का प्लग लगा हुआ था वो प्लग नीचे आ जाता है, गिर जाता है, और कुछ अमाउंट में जो यूट्रस में फ्लूइड होता है वो बाहर निकलने लगता है। और उसी के साथ ये प्यूबिस सिम्फाइसिस जब क्या हो गया, वाइड हो गया, चौड़ा हो गया, तो बेबी जो होता है वो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल से होता हुआ शरीर से बाहर होता है। तो इस प्रकार से बच्चे का जन्म हो जाता है। बच्चे का जन्म होता है तो ध्यान रखना, बर्थ कैनाल के बारे में कभी कल प्रश्न आया है। तो बर्थ कैनाल जो होता है वो सर्वाइकल कैनाल तथा वेजाइना को मिला करके बर्थ कैनाल बोलते हैं। इस प्रकार से बच्चे का जन्म हो जाता है। बच्चे के जन्म के बाद जो प्लेसेंटा डेवलप होता है वो प्लेसेंटा भी लगभग आधे से 1 घंटे के बाद माता के उम्र से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से बच्चे का जो डिलीवरी है वो हो जाती है, बाहर के इन्वायरमेंट में बच्चे को डिलीवर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस फीटस के सभी अंग इसके एम्ब्रियोनिक लाइफ में या फीटल लाइफ में काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लंग्स इसका फीटल लाइफ में काम नहीं करता। जब ये बच्चा बाहर आ जाता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाता है, तब जा करके इसके लंग्स काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे लास्ट में लंग्स गैसियस एक्सचेंज करना शुरू करता है। फीटल लाइफ में लंग्स फंक्शनल नहीं होता है। बच्चे का जन्म हो गया। जन्म के बाद आप क्या होता है, बच्चे को फीड कराने के लिए माता के मेमोरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्ट होना शुरू होता है। मिल्क का जो इंजेक्शन होता है उसमें कई हार्मोन मिल करके रोल अदा करते हैं। कुछ हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान कार्य करते हैं, जिसमें से ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है। ये मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को प्रेगनेंसी के दौरान स्टिमुलेट करते हैं, जबकि जो प्रोलैक्टिन है वो जो मिल्क सेल होती हैं उनसे मिल्क का प्रोडक्शन कराता है, और साथ में जो ऑक्सीटोसिन होता है जिसे लव हार्मोन कहा जाता है, ये हार्मोन फर्स्ट टाइम क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड में कंट्रैक्शन करा करके मिल्क को मेमोरी ग्लैंड से बाहर निकालता है, जिसे हम लैक्टेशन कहते हैं। तो जब लैक्टेशन की क्रिया शुरू हो जाती है तो उसी मिल्क को बच्चा जब फीड करता है तो उसका आगे पोषण होता है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो माँ के मेमोरी ग्लैंड से जो पहला मिल्क सिक्रीट होता है, बाहर आता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, उस कोलेस्ट्रम में एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी होती है जिसे हम IgA कहते हैं। क्योंकि जो फीटस है, जो
जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसके पास अपनी कोई इम्यूनिटी नहीं है, अपनी कोई प्रतिरक्षा नहीं है, वो किसी मतलब ये कह सकते हैं रोग से लड़ने की क्षमता उसमें नहीं है, अभी अपने अंदर कोई ऐसी क्षमता नहीं। तो माँ क्या करती है, माँ के कोलेस्ट्रम में जो ये एंटीबॉडी होती है IgA, यह उस कोलेस्ट्रम में होता है। तो जब बच्चा वो दूध ग्रहण करता है तो उससे उसके अंदर ये एंटीबॉडी जाती है, जिससे उसमें रोग से लड़ने की क्षमता बनी रहती है। और बाद में धीरे धीरे बच्चे में अपना स्वयं का जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से पहला दूध जो मिल्क होता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसमें एंटीबॉडी होता है, वो बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से लैक्टेशन होने लगता है, बच्चे को मिल्क मिलने लगता है और फिर वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आकर के माता से पोषण प्राप्त करता है और आगे सरवाइव करता है। तो इस लेसन में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो आज कंप्लीट होता है, और शेष जो भी इससे संबंधित टॉपिक हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके बारे में हम लोग आगे लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।